निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आपने चुनाव लड़ा और फिर वापस कांग्रेस की पार्टी में, ये सब कुछ पहले से ही फिक्स था। मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ जो शायद मैंने कभी किसी चैनल में नहीं बताई है। नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई, पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या तब कोई नाराजगी जैसी बात थी संगठन में? या तो मैदान छोड़कर भाग जाओ या तो मैदान को अपना बनाओ। जिस दिन मेरे को टिकट मेरी नहीं हुई, मेरे घर के बाहर 500 लोग थे। शहर सरकार की अगर हम बात करें तो पहले कांग्रेस का ही इसमें लगातार हमने देखा कई सालों तक दबदबा चला है। रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है, लेकिन वो बन क्यों नहीं पाया? इतना अच्छा काम किया हमारे जब महापौर जी, 15 करोड़ रुपया हमको इनामी राशि के रूप में मिला है। जो पिछली शहर सरकारें थी, उन्होंने अगर काम किया होता तो आज इतनी स्थिति खराब नहीं होती। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो उनका टाइम था। आप इस समय क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं सर, मैं इस बात से आपको एग्री नहीं करता। ट्रिपल इंजन की सरकार विकसित भारत की बात करती है, ये यदि रायपुर राजधानी वासियों को नहीं मिल रहा है उससे बड़ी दुख की बात आप कुछ नहीं। आकाश तिवारी को लेकर ये बात कही जाती है कि जो हाईकमान है, जो शीर्ष नेता है, उनका आशीर्वाद तो भैया इन पर है। इन सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा। लेकिन उत्तर विधानसभा की यदि हम बात करें तो आकाश तिवारी क्या देखते हैं? क्या कभी दावेदारी कर सकते हैं? एक आम आदमी का जो उसका अधिकार है उसको मेरे को दिलाना मेरा मूल कर्तव्य है। उसके लिए मैं पूरी ईमानदारी से हर संभव प्रयास करूँ। यदि महापौर चाह ले कि हर घर में स्वच्छ पीने का पानी मिलेगा तो मिलेगा। मेरा काम है सरकार को आईना दिखाना, उसको मैं दिखाऊंगा। 7-8 लोगों में हम संख्या में कम है लेकिन हम सिंगम हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। एक जनप्रतिनिधि क्या होता है? क्या बहुत जरूरी होता है कि वो सत्ता पक्ष का हो? क्या बहुत जरूरी होता है कि कोई पद पर हो, कोई विभाग उसके पास हो? नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधि वो होता है जिससे लोगों की भावनाएं सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं, जो जमीन पर जनता के बीच होता है, उनकी समस्याओं को अपना मानता है और फिर उनका समाधान देता है। वो एक जनप्रतिनिधि होता है। एक अच्छा जनप्रतिनिधि वो भी होता है जिसके पास लोग पहुंच जाते हैं दफ्तर में अचानक से एक मच्छर लेकर, कभी गंदे पानी का सैंपल लेकर, और बोलते हैं कि ठीक है भाई, सरकार आपकी नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। वैसे तो समस्याओं के समाधान पर लगातार बात होती है, और जब बात आती है निगम की, तो एक आवाज बहुत जोर से गूंजती है। वो है नेता प्रतिपक्ष की, जो कि सत्ता पक्ष को लगातार चेताता है कि आपकी नीतियों में कहाँ कमी है, आपके काम में कहाँ खामी है, और क्या कुछ बेहतर आप कर सकते हैं। और बेहतर बातचीत करने के लिए, एक अच्छा संवाद करने के लिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आज स्टूडियो में मौजूद हैं नगर निगम रायपुर से नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी जी। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इस नमस्कार। पॉडकास्ट में। कैसे हैं धन्यवाद आकाश जी? आपको। बढ़िया हूँ एकदम मस्त। नहीं, आपने बहुत अच्छी लाइन बोली और ये विश्वास कमाना जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। पब्लिक का आप पर विश्वास है, ये सबसे बड़ी पूंजी होती है आपके जीवन की। वैसे जीवन की पूंजी हमारा जो यूथ होता है वो भी होता है। मतलब जब एक व्यक्ति युवा अवस्था में होता है, बहुत जोश रहता है, कई बार लाइफस्टाइल बहुत ही बिगड़ी हुई भी होती है। हम ये जानना चाहेंगे कि एक ऐसा नौजवान लड़का जो कि कभी बहुत केयर फ्री होता था, उसके टाइम टेबल का कुछ पता नहीं होता था, कोई पंक्चुअलिटी नहीं थी, लेकिन वो अचानक से इतने जिम्मेदार पद पर आ गया। देखिए, जब आदमी के ऊपर जिम्मेदारी आती है जी। तो उसका काम करने का तरीका बदलता है। जब मैं कॉलेज स्कूल लाइफ में था, जी। उसके बाद मेरा कॉलेज लाइफ था, उसके बाद मैं एनएसयूआई, फिर यूथ कांग्रेस, फिर डीसीसी, फिर 2019 में कांग्रेस पार्टी के टिकट से पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड से पार्षद बनना। ये सब अलग अलग मेरे जीवन के पड़ाव हैं और मैंने पूरी ईमानदारी से सबको जिया है। चाहे वो मेरी कॉलेज लाइफ हो, चाहे वो मेरा स्कूल लाइफ हो, चाहे मैंने जब एनएसयूआई में काम किया, चाहे डीसीसी में काम किया, उसके बाद जब मैं पार्षद बन के प्रथम बार 2019 में काम किया और अब और अलग दायित्व में हूँ नेता प्रतिपक्ष में, तो अब इसको जी रहा हूँ। जब 2019 में आप पहली बार पार्षद बने, फिर उसके बाद 2020 का समय आया कोविड, जब पूरी दुनिया घर में कैद थी, लेकिन आप सड़कों पर थे, लोगों के बीच जाकर मुलाकात कर रहे थे। लोग बचते थे कि भाई हम बाहर ना निकले घर से, किसी से मुलाकात ना करें, लेकिन आप एक अलग ही पेस पे चल रहे थे। तो उस समय कितना ज़्यादा आप देखते हैं कि उस घटना ने आपको प्रभावित किया, जब आपने देखा कि लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है? आपके वार्ड में भी कई घर थे ऐसे जिनके चिराग बुझ गए। तो क्या मानते हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में रहा और आपके राजनीतिक जीवन पर भी उसका गहरा असर पड़ा? निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब मैं पार्षद 2019 24 दिसंबर को रिजल्ट आया था, उस दिन पार्षद बना। 6 जनवरी को मैंने शपथ ली और शायद 20 मार्च को लॉकडाउन लगा। इस समय एक अच्छे जनप्रतिनिधि के पास 2 अवसर थे।
या तो मैदान छोड़कर भाग जाओ, या तो मैदान को अपना बना लो। मेरी एक सुपर 30 टीम है, तो मेरी टीम ने मेरा मनोबल को बढ़ाया, और आप विश्वास करिए, सुपर 30 के एक लड़के को भी कोरोना नहीं हुआ। अच्छा, और सभी फील्ड पर थे आपके सब साथ सब में। वेट रोज 1500 घरों जी, में, चाहे वो फूड पैकेट्स की बात हो, चाहे सब्जी की बात हो, चाहे दूध की बात हो, चाहे कोई भी जरूर आवश्यकता, इवन यहाँ तक कि डेड बॉडी को जब अंतिम संस्कार की भी बात हो, तब भी मेरे साथियों ने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। इवन मतलब मैं आपको एक मार्मिक घटना बताता हूँ। एक मेरे घर के सामने एक राठी जी हैं, पीरामल राठी जी, उनका देहांत हो गया उसी दौरान कोविड में। तो उनके घर की जो स्थिति थी बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। मतलब उस टाइम ये स्थिति थी कि शमशान में जगह नहीं मिल रही थी। ये बड़ा दुर्भाग्य था हमारा कि हमको कोई फ़ोन आया और बोले कि हमको इस शमशान में, ये वाले शमशान में अंतिम संस्कार करना है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो बड़ा डर था कि यार उस आदमी को हम बचा तो नहीं पाए, लेकिन उसका अंतिम संस्कार तो उसके हो जाए। तो ये बड़ी उस टाइम विडंबना थी हमारे सामने। तो ऐसी कई सारी घटनाएँ हुई उस दौरान, और ईश्वर ना करे ये कभी दोबारा आए। लेकिन सब लोगों ने साथ दिया। पूरे वार्ड में हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत से अपने वार्ड को सुरक्षित रखा, और उस टाइम जो भी हमारे समक्ष जो भी आपदा या कोई परेशानी आई, हमने मिलकर उसका लड़ाई लड़ा है। और आपका वार्ड तो ऐसा है आकाश जी कि हम देखते हैं कि वहाँ पे हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं और वहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है और हम देखते हैं कि कोई भी त्योहार होता है, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, होली हो या फिर क्रिसमस हो, आप लोगों के साथ रम जाते हैं। जबकि राजनेता कई बार हम देखते हैं कि बचते हैं। एक कोशिश ये होती है कि भई अगर सभी लोगों के साथ दिख गए तो कहीं इसका प्रतिकूल प्रभाव ना हो। तो कभी आकाश तिवारी को ऐसा नहीं लगा? देखिए, आपने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि की बात की। एक अच्छा जनप्रतिनिधि होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक अच्छा इंसान होना है। जब आप एक अच्छे इंसान होंगे तभी आप एक अच्छा जनप्रतिनिधि बन पाओगे। तो शायद ईश्वर ने या मेरी परवरिश ने या मेरे संस्कार ने, मेरे अंदर मेरे माँ-बाप ने शायद वो संस्कार डाले हैं कि मैं, यदि कोई भी त्योहार हो, चाहे ईद हो, तो मैं उसमें खुशियाँ मनाता हूँ, या होली हो तो मैं उसमें रंग गुलाल खेलता हूँ, दिवाली हो तो मैं लोगों के घरों जाकर घर घर जाकर आशीर्वाद लेता हूँ, और जब क्रिसमस होता है तो उस दिन तो मेरा बर्थडे ही है, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को। तो ये बहुत बड़ी चुनौती भी होती है, लेकिन आपको आनंद भी आता है। जब आपके पास हर 3 महीने में एक नया त्योहार आता है, तो आनंद भी आता है आपको। चुनौती और आनंद की आपने बात की आकाश जी, तो इस बात का तो ज़िक्र ज़रूर मैं करना चाहूँगा कि संगठन में सब कुछ बेहतर चल रहा था, एक प्रतिनिधि के तौर पर आप लगातार उभर रहे थे। लेकिन फिर आया निगम का चुनाव, तो हमने देखा कि निर्दलीय टिकट पर आप उतरे, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आपने चुनाव लड़ा और फिर वापस कांग्रेस की पार्टी में सारी चीज़ें हुईं। तो क्या आलोचक तो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय था, ये सब कुछ पहले से ही फिक्स था। तो क्या ऐसा था? आज इस बात को स्वीकारा जाए? चुनौती थी या फिर आनंद था उस दौर में? देखिए, जीवन में कई बार ऐसा पड़ाव आता है, जहाँ आपको कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। जब 2025 का चुनाव आया, तब कांग्रेस पार्टी से मैंने टिकट का आवेदन दिया, चूँकि सामान्य वार्ड था। किसी कारणवश मेरे को टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन मेरे वार्ड की जनता ने एकदम ठान लिया था कि वो मुझको चुनाव लड़ाएँगे। आप विश्वास करिए, मेरे घर में जिस दिन मेरे को टिकट मेरी नहीं हुई, मेरे घर के बाहर 500 लोग थे। मतलब कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, और सब लोग चाह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूँ। लगातार पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी मेरी चर्चा हो रही थी, वो लोग चाह रहे थे कि मैं ना लड़ूँ। लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं ये जो 500 लोगों के साथ जो मेरे घर के बाहर अभी बैठे हैं, और उनकी उम्मीद, उनका कहना था कि भैया आपने जो 5 साल में काम किया है, वो राजा तालाब में कभी नहीं हुआ। ये जनता की ज़ुबानी थी। तो उस विश्वास को बनाने के लिए, और मेरे लिए भी बहुत पीड़ादायक था, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरे घर में कांग्रेस का झंडा लगा है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ। मेरे दादाजी, मेरे पापा सब कांग्रेस की विचारधारा के, और लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं अपने-अपने ज़माने में। तो बहुत मुश्किल भी होता है आपके लिए कभी-कभी निर्णय लेना, लेकिन मैंने जनता की बात मानी और उस चुनाव को लड़ा, और परिणाम आपके सामने है। परिणाम तब भी हुआ जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई, अचानक पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। तो क्या तब कोई नाराज़गी जैसी बात थी संगठन में? देखिए भैया, अब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी आती है। कांग्रेस पार्टी ने मुझको इस लायक समझा,
कि मैं सदन में जनता की आवाज़ और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ अच्छे से रख सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा चुनाव किया। और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात होकर उन लोगों ने निर्णय लिया कि आकाश को सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाना है। जी। नेता प्रतिपक्ष आप बन गए, शपथ ग्रहण हुआ, फिर उसके बाद एक ज़िम्मेदारी का पद आपको मिला, सामने थी मीनल चौबे और कहीं न कहीं बहुत ही आक्रामक नेता के तौर पर उनकी भी पहचान संगठन में भाजपा में शुरू से रही है। तो क्या कभी लगा कि सामने महापौर इस पद पर हैं, मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, तो कभी किसी तरह का विरोधाभास हो सकता है? मैं आपके चैनल में आज एक बात बताना चाहता हूँ, जो शायद मैंने कभी किसी चैनल में नहीं बताई है। ये बात आप महापौर से कंफर्म भी कर लीजिएगा। इससे पहले वाले इलेक्शन में नेता प्रतिपक्ष थी और मैं एमआईसी का मेंबर था, संस्कृति विभाग का अध्यक्ष था। तो लास्ट में पता नहीं मेरे मन में कैसा भाव आया, मैं उनके चैम्बर में गया क्योंकि मैं वो मेरे से सीनियर हैं, तो हमेशा उनको विश करता था। तो मैं उनको विश किया तो वो मेरे से पूछी, आकाश कैसे हो? मैंने कहा बढ़िया हूँ। तो मैं उनके चैम्बर में चले गया अच्छा, और मैंने बोला, पता नहीं मेरी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि आप एक दिन वहाँ बैठेंगी, अच्छा, मतलब महापौर की कक्ष की ओर। ये आपने बोला उनको? उनको बोला है, आप हाँ, पूछ लीजिएगा, जी। और मैं आपकी चेयर में बैठूँगा। अच्छा। ये मेरे मन से निकल गया। जी। और आप मानेंगे नहीं, जिस दिन मैं अपने कक्ष का पूजा करके जब बैठा, उस दिन जब महापौर मैडम मेरे कक्ष में आई, तो उन्होंने बोला कि तेरी बात सही हो गई। तो गॉड नोस कि भगवान क्या कराना चाहता है। बिल्कुल, बोलते हैं ना कि कभी न कभी आपको आभास हो जाता है चीज़ों का कि ये चीज़ें मेरे साथ होने वाली हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा रहा है कि कुछ चीज़ों को आपने तय समय पे सोचा और वो पूरी होती गई? इसे क्या मानते हैं? भगवान का आशीर्वाद मानते हैं या एक सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का नतीजा आप इसे देखते हैं? देखिए, ईश्वर ने इतनी समझ दी है, बुद्धि दी है कि सही समय में मैं सही निर्णय ले सकूं, अपने लोगों के लिए भी और अपने जीवन के लिए भी। तो आज तक भगवान के आशीर्वाद से मैंने जो भी निर्णय लिए हैं, वो सारे निर्णय अभी तक सब अच्छे साबित हुए हैं। तो भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर कहीं न कहीं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है। शहर सरकार की अगर हम बात करें तो पहले कांग्रेस का ही इसमें लगातार हमने देखा कई सालों तक दबदबा चला है। जी। जब पहले निगम में महापौर कांग्रेस के थे, बहुत कांग्रेस के महापौर रहे निगम में। तब एक समस्या लगातार होती थी कि रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी आप जानते हैं कि उसकी समय सीमा खत्म हो गई। लेकिन वो बन क्यों नहीं पाया? देखिए, जब भी कांग्रेस का महापौर बैठा है, इनकी इस प प 5 साल के पहले, तो चाहे वो प्रमोद दुबे जी के टाइम में हो, चाहे वो किरणमयी नायक जी के टाइम में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में। ऐसा पहली बार हुआ जब यार ढेबर जी महापौर बने, तो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। लेकिन सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जो स्मार्ट सिटी की पूरी योजना है, वो सेंट्रल से चलती है। तो स्मार्ट सिटी के सारे काम का अध्यक्ष होते हैं एमपी, जो मतलब जो रायपुर राजधानी के एमपी रहते हैं उस टाइम, सांसद, वो उसके अध्यक्ष होते हैं। तो हम जो भी काम को देते हैं, उसमें उनका अनुमोदन अनिवार्य होता है। और टाटा कंसल्टेंट एक ऐसी कंपनी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है स्मार्ट सिटी की कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए। तो सारी कार्य योजना तैयार स्मार्ट सिटी सेंट्रल के निर्देशों पर ही करता है और उसका क्रियान्वयन एक एजेंसी के रूप में नगर निगम करती है। सीधे तौर पर आप कहना चाह रहे हैं कि भई प्लानिंग हमने बहुत अच्छी की थी, एक मास्टर प्लान तैयार किया था, लेकिन सपोर्ट अगर और मिला होता तो बेहतर हो मैं सकता आपको था। बताता हूँ, हमने पानी में अभी जो स्वच्छ पीने के पानी में जो हल घर नल योजना है, अमृत मिशन, उसमें हमने इतना अच्छा काम किया, हमारे जब महापौर जी थे, कि 15 करोड़ रुपया हमको इनामी राशि के रूप में मिला है। एसटीपी हमने इतना अच्छा किया कि हमको 8 करोड़ रुपया उसमें इनामी राशि के रूप में मिला है। उसी 2400 करोड़ रुपए के लिए अभी इससे पहले जो एमआईसी हुई, उसमें विकास कार्य किए जा रहे हैं। वो जो हमको इनाम के रूप में मिला है। जो पिछली शहर सरकार ने हमने पाया, काम, हाँ, अच्छा अभी काम की किया शहर था, सरकार उसे जिसके, भुना रही है। हाँ, उसको जिसके एवज़ में वो पैसा मिला हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उसकी कार्य योजना ये अभी बन रही है। जिस दिन आपने कुर्सी सँभाली इस पद पर, सबसे पहली प्राथमिकता आकाश तिवारी की क्या थी बतौर नेता प्रतिपक्ष? जब एक आम आदमी आपके पास आता है ना, और जब स्पेशली आप जब विपक्ष में होते हो, तो आपके पास एकदम समाज का अंतिम आदमी आता है। आपके पास कोई रसूखदार नहीं आएगा, आपके पास कोई कंफर्टेबल वाला आदमी नहीं आएगा, ना कोई आपके पास मिठाई डब्बा लेके आएगा। आपके पास सब लोग अपने दुख और दर्द को लेके आएँगे और आपको उनके दुख दर्द को दूर कर रहे हैं, और जो आपके पास आ रहे हैं, यदि वो मायूस आ रहा है, तो उसको हँसा के भेजना है। ये आपका मूल कर्तव्य है। अब इस कर्तव्य को निर्वहन मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, इसका परिणाम आपको 1-2 साल में दिखेगा।
मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जब मैं अपने चेयर पे बैठता हूँ, तो उस दरमियान जो भी काम आता है, उसको पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूँ। जितना मेरा वो ईश्वर ने मेरे को शक्ति दी है, सारी शक्तियों को लगा के हर किसी के लिए मेरा ये नेचर है। मैं जब अपने वार्ड में भी सुबेरे बैठता हूँ, तब भी वहाँ पे भी जो लोग जब लोग आते हैं, और जब मैं यहाँ नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में बैठता हूँ, तब भी। साल भर का समय तो लगभग आपको हो रहा है नेता प्रतिपक्ष रायपुर नगर निगम का बनने। तो इन साल भर में क्या कोई ऐसी घटना थी जिसने सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित किया और आपने माना कि ये एक बहुत बड़ी खामी है हमारे रायपुर शहर की और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ऐसे 2 मुद्दे आपको बताता हूँ मैं, जो अभी भी मेरे संज्ञान में आए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों को, जब हितग्राहियों को उनका पैसा नहीं मिला, वो लोग पहले मेरे को पास 2 लोग आए। फिर बोले, "भैया हमारे मोहल्ले में कई लोग घर ही नहीं बना रहे हैं।" मैंने क्यों? तो बोले, "भैया उनको पैसा नहीं मिल रहा है।" तो मैं उनसे संपर्क किया। आप मानिए, मैंने धीरे-धीरे 2 महीने में 850 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा ही नहीं मिल रहा था। इससे बड़ी दुःख की बात ये है कि वो लोग अपने घर को तोड़ चुके हैं और किराए के मकान में चले गए हैं, और इधर से सरकार से उनको किस्त भी नहीं मिल रही है। तो उनको दोहरी मार पड़ रही है। महात्मा गांधी सदन के बाहर मैंने सारे लोगों को इकट्ठा करके एक दिन बड़ा प्रोटेस्ट किया। उसके बाद निगम प्रशासन ने माना कि हाँ, इनको पैसा नहीं मिला है, और 10 दिन के अंदर सबको पैसा मिला। और आज क्या भी बात है! 400-500 लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए इधर-उधर घूम रहे हैं। हुँ। दूसरी एक समस्या बताता हूँ, पीने के पानी की। ट्रिपल इंजन की सरकार विकसित भारत की बात करती है, लेकिन लोगों को उनका मौलिक अधिकार नहीं दिला पा रही है। एक आम आदमी का स्वच्छ पीने का पानी पीने का मौलिक अधिकार है। ये यदि रायपुर राजधानी वासियों को नहीं मिल रहा है, तो इससे बड़ी दुःख की बात और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है? आप क्या कारण देखते हैं? क्योंकि आप तो सीधे तौर पर जो शीर्ष पद पर बैठे हैं, हाँ। उनके सामने आप इसका सवाल रखते हैं। जब निगम की सामान्य सभा की बैठक होती है तब भी हर बार जवाब दिया जाता है कि कहीं खामी है, दूर कर लिया देखिए, जाएगा। माननीय महापौर जी को बने, ट्रिपल इंजन सरकार की महापौर हैं। उनको बने अभी फरवरी में 1 साल हो जाएगा। इसके पहले साल मैंने इसलिए सवाल नहीं उठाया कि उनका पहला साल था। तो कुछ समय देना चाहिए, क्योंकि हम विपक्ष की भूमिका में हैं, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हैं। विरोध करना ही हमारा काम नहीं है, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हैं। हम चाहते हैं कि जो लोगों की समस्या हो उसका समाधान हो। इसलिए हमने 1 साल बिल्कुल उनको लीनिएंट होके काम करने दिया है। अब इस साल जो पिछले साल गर्मी में प्रॉब्लम हुआ था, उसको उन्होंने देखा है। उनके एमआईसी के मेंबरों ने देखा है, तो उनके पास ज़रूर कोई कार्य योजना तैयार की गई होगी इस गर्मी में, ताकि समस्या कम हो। तो तो अभी अब जब फिलहाल गर्मी गर्मियों का आएगी, इंतज़ार है। जी। तो पता चलेगा कि उन्होंने पिछले 1 साल में क्या कार्य योजना बनाई थी, जिससे गर्मी में अब लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, ये देखना बचा है। लेकिन महापौर की तरफ से कई बार इस पर सवाल भी पूछा है हमने मीडिया ने। तो जवाब ये आता है कि भई जो पिछली शहर सरकारें थी, उन्होंने अगर काम किया होता तो आज इतनी स्थिति खराब नहीं होती। चाहे वो पानी की समस्या कम हो या रायपुर में ज़्यादा पानी बरसने से जल-भराव की समस्या हो, दोनों विषयों पर ये चीज़ होती देखिए, है। इस बात को कहना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया, जी। अभी ईश्वर ने आपके हाथ में स्टीयरिंग दी है, तो रायपुर राजधानी के लोगों ने आप पर विश्वास किया है। जी। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, वो उनका टाइम था। आप इस समय क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और जो आदमी काम करना नहीं चाहता ना, वो ये सब बातें करता है। आप मानते हैं कि ये बहाना है? हाँ, ये सब बहाना है और क्या। आप तो जैसे विपक्ष में हैं, आप तो लगातार जनता से मिलते हैं। लेकिन आप कौन-सा लूपहोल ऐसा सिस्टम में देखते हैं? क्या ऐसा होता है कि शासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, लेकिन क्या निगम दफ्तर में भी आप मानते हैं कि लाल फीताशाही बहुत हावी है इसलिए ज़मीन पर काम नहीं होता है? नहीं सर, मैं इस बात से आपको एग्री नहीं करता। यदि एक नेता और एक जनप्रतिनिधि चाह ले जी। कि ये होगा, तो वो होगा। इसका जीता जागता उदाहरण आपको बताऊँ? जी। माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि रायपुर में हुक्का नहीं बिकेगा। रायपुर में हुक्का बंद हो गया। यदि महापौर चाह ले कि हर घर में स्वच्छ पीने का पानी मिलेगा, तो मिलेगा। आपने वैसे निगम नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद क्या दृढ़ संकल्प लिया है? क्योंकि अभी तो एक और लंबा कार्यकाल आपके सामने है, तो कौन से और ऐसे विषय हैं जिन पर आपका फोकस होगा एक शहर को व्यवस्थित करने में? एक आम आदमी का जो उसका अधिकार है, उसको मेरे को दिलाना मेरा मूल कर्तव्य है। उसके लिए मैं पूरी ईमानदारी से हर संभव प्रयास करूँगा। सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोज़ आपके ट्रेंड होते हैं और एक वीडियो जो बहुत सर्कुलेट हुआ, एक व्यक्ति मच्छर लेकर आपके दफ्तर में पहुँचा था और आपने भी उस पर एक रील बना के डाली थी। उसकी बैक स्टोरी क्या थी? मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरे साथ और आपको इत्तेफ़ाक से बताता हूँ, 1-2 पत्रकार भी बैठे हुए थे। तो चर्चा चल रही थी कुछ विषयों पर, नगर निगम में चलते रहती है कोई न कोई बात पे। अचानक एक आदमी आया और झिल्ली में, तो मेरे को बोला, "भैया ये मच्छर है।" तो मैं बोला, "यार मच्छर क्यों ले?" बोले, "भैया डेंगू का मच्छर है।" तो मैं भी थोड़ा-सा हड़बड़ा गया कि डेंगू का मच्छर कैसे लेके आ गया? तो मैं बोला, "ये तुमने कैसे प्रूफ़ किया कि ये डेंगू का मच्छर है?" तो बोले, "मैं डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ।"
तो एक तो बड़े डर की बात थी कि डेंगू का मच्छर यदि किसी को काट ले तो, और ये इंसान उसको पकड़ के ले आया है। तो मैंने बहुत बड़ा गंभीर, लेकिन उसके पीछे का एक विश्वास मैंने देखा कि उस आदमी को मेरे से विश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूँ उसके लिए। मैंने तत्काल स्वास्थ्य अधिकारी को बुलाया और उस पूरे वार्ड में तत्काल एंटी लार्वा और 3 दिन तक लगातार फॉगिंग करवाई। शहर के कुछ ऐसे पॉश इलाके हैं जहाँ पर अतिक्रमण को लेकर के भी आपने काफ़ी आवाज़ उठाई है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि रायपुर पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है। कई बार होता है कि निगम की कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ समय बाद स्थिति फिर हो जाती है और इससे ट्रैफिक जाम भी बहुत हो रहा है शहर में। तो क्या मानते हैं कि पूरी तरह से प्रशासन विफल हो गया है? आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है? नहीं, देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि जो अधिकारी होते हैं ना, वो आपको घुमाने का काम करेंगे। आप जनप्रतिनिधि हो, आपको पता होना चाहिए कि इस अधिकारी से मेरे को काम कैसे लेना है। 30 दिसंबर को मैंने एक सब्जेक्ट पब्लिक डोमेन में लाया था। एक वीआईपी रोड में एक नाला था, उसको डाइवर्ट कर दिया प्राइवेट लैंड से। आज फरवरी लग गया है। उसकी सीमांकन रिपोर्ट मैं लगातार सार्वजनिक करने की बात कर रहा हूँ। पता नहीं सरकार किसको बचाने का प्रयास कर रही है। कि कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई नेता है। सच सामने मैं जनता के ला के रहूँगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। चाहे उसके पीछे कोई भी हो। वहाँ पर आपको बता रहा हूँ, मेरे सूत्रों के अनुसार लगभग 1 एकड़ ऐसी ज़मीन है जो सरकारी है, अच्छा। उस पूरे पैच में। जी। एक पानी के नीचे की ज़मीन होती है, वो है, और एक चारागाह की ज़मीन है, वो है। आप सोचिए, इतनी बड़ी ज़मीन वीआईपी रोड पे कब्ज़ा हो रही है, इसमें क्या अधिकारियों को मिलीभगत नहीं होगी? इतना पॉश क्या एरिया नेता रायपुर का को वो भी। इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? ये संभव है? मेरा काम है सरकार को आईना दिखाना, उसको मैं दिखाऊँगा। आपके वार्ड को अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये उपलब्धि किस तरह से आपने हासिल की? चैलेंजेस लेना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं चैलेंज लेता हूँ लाइफ़ में। जब मैं चैलेंज लेता हूँ ना, तो मैं उसमें फिर अपना पूरा ताकत लगाता हूँ। मेरे को आज तक अखरता है कि मेरे वार्ड में 22 नंबर से कम हो गया था। 22 नंबर से कम कम हो हो गया। गया। जी। उसका कारण एक ये था कि बस्ती एरिया होता है, वहाँ पर आप कचरा, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग-अलग सेग्रीगेट करके नहीं दे पाते। वो लोग एक ही बाल्टी में दे देते हैं। जी। उसके कारण मेरा 25 मार्क्स कम हुआ। शंकर नगर वार्ड प्रथम नंबर पे आया था, लेकिन वो पूरा पॉश एरिया, वहाँ पढ़े-लिखे लोग ज़्यादा हैं। तो वो मात्र मेरे से 22 नंबर आगे था बस, और मेरा वार्ड 22 नंबर कम था। तो मैं जनता से पुनः आग्रह कर रहा हूँ, अभी फिर स्वच्छता अभियान है, जी। मैं फिर उसमें बढ़ूँगा। जनता, पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड की जनता बहुत समझदार है। उनको पता है कि उनको क्या चूज़ करना है। जी। तो निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है कि इस बार वो वार्ड प्रथम नंबर पर आएगा। जैसे कि हम देखते थे कि पहले के समय में जब कोई समस्या होती थी या यूँ ही चर्चा होती थी, चौपाल लगाई जाती थी। लेकिन जो आकाश तिवारी की चौपाल है, वो किसकी प्रेरणा से शुरू हुई? हम जानते हैं कि बहुत सालों से ये सिलसिला आपका चला आ रहा है। मेरे वार्ड में अहिल्याबाई होलकर का एक चौक का निर्माण कराया गया है। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वो यश और कीर्ति मेरे हाथों से हुई। एक धनकर समाज मेरे वार्ड में निवासरत है, 100-150 परिवार है। उन लोगों की डिमांड थी पिछले 20 साल से कि उनकी कुल देवी है वो उनका चौक बने वहाँ पर, लेकिन लगातार हुआ कुछ ना कुछ, वो नहीं बन पाया। शायद ईश्वर ने ये काम मेरे हाथों लिखा था, इसलिए वो मेरे हाथों हुआ। जब वो उस चौक को बनाया तो बहुत सुंदर चौक है वो। अगर आपके पास कभी समय हो तो एक बार आके देखिएगा। वो शायद रायपुर का वन ऑफ द बेस्ट मैं बोल सकता हूँ, इतना सुंदर बना है वो। फिर वो जब वो मूर्ति लग गई तो वहाँ पर आसपास के लोगों को में थोड़ा अवेयरनेस हो और वो सुरक्षित रहे, इस दृष्टिकोण से मैंने उस चौक पर बैठना चालू किया और उनका अनुसरण किया कि अहिल्याबाई क्या थी, उन्होंने कैसे समाज की सेवा की, और वो बात दिमाग पे लग गई। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं रोज़ सुबेरे उनके चरणों में जाता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ सुबेरे, और वहीं पर बैठ के सेवा का काम चालू करता हूँ। वहाँ पर मेरे स्लोगन भी मैंने एक लिख के रखा है, सेवा परमो धर्मा। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और हमने देखा कि बहुत सारे जो युवा नेतृत्व करता है, वो सीधे तौर पर आला-कमान से उतने कनेक्टेड नहीं रहते। लेकिन आकाश तिवारी को लेकर ये बात कही जाती है कि जो हाई-कमान है, जो शीर्ष नेता है, उनका आशीर्वाद तो भैया इन पर है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पार्टी में ग्रास लेवल में टिकट का आवेदन भी मेरे ब्लॉक अध्यक्ष से करता हूँ, और मैं प्रोसेस से ही जाता हूँ। ये बात मैं निश्चित तौर पर बताना भी चाहता हूँ कि मैं इस प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो भूपेश बघेल जी हों,
चाहे चरणदास महंत जी हों, चाहे दीपक बैज जी हों, चाहे टीएस बाबा हों, चाहे उमेश पटेल हों, चाहे विकास भैया हों, चाहे कुलदीप भैया हों, चाहे प्रमोद भैया हों, चाहे गिरीश भैया हों, चाहे अभी शिव कुमार मेमन जी जो अध्यक्ष बने, इन सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है। जिस विधानसभा से आप आते हैं, उत्तर विधानसभा, यहाँ पे कभी कांग्रेस का एक दबदबा माना जाता था। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि सभी विधानसभाओं पर तो भाजपा का कब्जा है, लेकिन उत्तर विधानसभा की यदि हम बात करें, तो आकाश तिवारी क्या देखते हैं? क्या कभी दावेदारी कर सकते हैं किसी विधानसभा क्षेत्र को लेकर? कभी नहीं सोचा था कि मैं नेता प्रतिपक्ष बनूँगा, जी। टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ आपको। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि कभी मैं पार्षद बनूँगा। हुँ। तो मैं भविष्य पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। जी। मेरा जो वर्तमान है, इसको मेरे को अच्छा करना है और पूरी ईमानदारी से इस काम को करना है जिसके लिए ईश्वर ने चुना है। बाकी जो जवाबदारी है, ज़िम्मेदारी है, वो तय करेंगे। उसको निभाना मेरा कर्तव्य है बस। हम जानते हैं कि आपके जो दोस्त हैं, उनके साथ तो बहुत ही मज़ाकिया आप रहते हैं, सुबह से फ़ोन करते हैं, मस्ती-मज़ाक बहुत चलता है। हाँ, चूँकि मैं आपको बताता हूँ कि मेरा 3-4 सर्कल है। एक स्कूल वाला है, एक कॉलेज वाला है, एक मोहल्ले में जिस मोहल्ले में मैं निवासरत हूँ उस तरह। तो अलग-अलग दोस्त की भूमिका है मेरे जीवन में। सबके साथ मैं बहुत फ्रैंक हूँ, मैं बहुत जैसे एक दोस्त का दोस्त से व्यवहार होना चाहिए, मस्ती-मज़ाक वो सब करता हूँ और मुझको अच्छा भी लगता है उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन उनकी भी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, मेरी भी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, तो मैं सबको समय बराबर नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि दिन में अगर सबसे थोड़ी-थोड़ी भी बात हो जाए, तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। और हमने ये भी सुना है आपके बारे में कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो जो भेल होती है, चीज़ें होती है, बिल्कुल एक आम जनमानस की बहुत तरह फूडी हूँ। आप उसका सेवन करते हैं। बहुत फूडी हैं आप। बहुत फूडी हूँ। रायपुर में आप जितनी जगह बोलेंगे सब जगह कहाँ चना मसाला अच्छा मिलता है, कहाँ अच्छा, गुपचुप अच्छा मिलता है, मेरे को सब पता है। कहाँ स्ट्रीट फूड के गणेश बहुत हाँ, शौकीन हैं। स्ट्रीट फूड मैं सब जो राजनीतिक करियर है, उसके लिए क्या प्लानिंग आपने और देखिए की है? राजनीतिक करियर के लिए तो ये है कि अभी कांग्रेस पार्टी ने मुझको नेता प्रतिपक्ष बनाया है जी, और उसकी ज़िम्मेदारी का निर्वहन एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है हुँ, और पंच से लेके प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है। हुँ, इस समय अपनी आवाज़ को उनके बीच क्योंकि सदन में 70 लोग होते हैं, 70 पार्षद होते हैं। 70 में जब 62 एक तरफ हों और 7-8 लोग आप एक तरफ हों, ये बहुत लेकिन उस 7-8 लोगों में हम संख्या में कम है, लेकिन हम सिंघम हैं। ईमानदारी से प्रयास करना है कि रायपुर शहर के प्रत्येक नागरिक को उनका जो अधिकार है और जो उनका मौलिक अधिकार है, वो हम दिलाकर रहेंगे। क्या व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ और चुनौतियों को आप देखते हैं? क्या मानते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब एक सक्रिय राजनीति में आप आते हैं, पब्लिक फिगर हो जाते हैं। फिर परिवार को समय देना, अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या इन चीज़ों को मिस करते हैं कहीं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरी धर्मपत्नी बहुत सपोर्टिव है। जी। वो समझती है पब्लिक लाइफ कैसे होता है, क्या होता है। उन्होंने लगातार मेरे को जब मैं पहला पार्षद चुनाव लड़ा, तब वो उनका कहना ये था कि अब आपके पास ज़िम्मेदारी बढ़ रही है। हुँ, मतलब मेरी एक बेटी भी है, जी। अमाया नाम है उसका। तो उसके साथ-साथ अब आपको जनता को भी समय देना है और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और वो जब मैं घर पे रहता हूँ तो लोग मिलने आते हैं, तो वो देखती है कि किस उम्मीद से लोग मेरे को अपना गम बताते हैं और मैं उनको फिर उनको डिसॉल्व करता हूँ। तो वो कहीं न कहीं मेरे साथ रहते-रहते उसके अंदर भी एक सेवा का भाव हाँ, हाँ। बन गया है। अब मैं नहीं भी हूँ, यदि कोई परेशानी लेके जाता है तो ये उससे हो सकता है, तो निश्चित तौर पर वो भी उसको करती है। जी। तो उसको भी अब मेरी लाइफ़ में मतलब मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे माता-पिता के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे दोस्त यारों के साथ, मेरी धर्मपत्नी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्या बात है! अब पॉडकास्ट के अंतिम चरण में हम चरण में पहुँच चुके हैं आकाश जी, तो हमारे जो व्यूअर्स ख़ासकर एक बड़ा युवा वर्ग जो एशियन न्यूज़ को आपको फ़ॉलो करता है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग सत्ता के साथ तो बहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे युवा होते हैं, जो विपरीत दिशा में भी सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कहीं न कहीं आप भी आज वहीं पर हैं क्योंकि आप आपने जैसे बताया कि संख्या कम है, ऐसे में एक दमदारी भी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, बहुत कठिन होता है। लेकिन वो कैसे एक सफल युवा के तौर पर, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर खुद को उभार सकते हैं, अगर परिस्थितियाँ उनके अनुकूल ना हो तो भी? उनके लिए एक ही मैसेज है कि उनको ईश्वर जो काम दे रहा है, उस काम को ईमानदारी से करो। ज़रूर आपके लिए कुछ बड़ा सोच के रखा गया है। उस सही समय का इंतज़ार करो, लेकिन वो बड़ा समय आपका तभी आएगा, जब आप इस समय पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेंगे। यदि आपने ये पल खो दिया, तो आपको वो पल कभी नहीं मिलेगा। और जहाँ भी रहो, लाइफ़ में मदद करते रहो बस। बिल्कुल।
तो कहीं न कहीं इस पॉडकास्ट से ये बात बहुत स्पष्ट हुई कि आकाश तिवारी ने जो एक संदेश दिया है इन्होंने, कि आप जो भी करें उसे तुरंत शुरू करें क्योंकि यही समय है, सही समय है। और कहीं न कहीं एक हम कह सकते हैं कंसिस्टेंसी आपके काम में होनी चाहिए क्योंकि एक युवा हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर-परिवार की भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन एक शहर की ज़िम्मेदारी को लेकर भी ये चल रहे हैं। वो भी तब जबकि संख्या बल बहुत कम है, चुनौतियाँ सामने हैं, लेकिन कोई भी मौका हो, जब भी जनता की आवाज़ बनने की बात आती है, इनके कदम पीछे नहीं हटते। बहुत-बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका हमसे इस धन्यवाद आपका पॉडकास्ट सर। में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।